हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 1 साइंस पार्ट 1 ग्रेविटेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को जोरों और शोरों से। ओके गाइस, तो आज मैं आपको ग्रेविटेशंस के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इस लेक्चर में मैं जितना हो सके उतना कवर करने वाला हूँ। अगर आपको ग्रेविटेशंस को अच्छे से समझना है तो मेरे इस वीडियो के साथ साथ पेन और एक नोटबुक लेके बैठिए और नोट्स बनाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सभी को मालूम होगा ग्रेविटेशन का जो इन्वेंशन हुआ, जो ग्रेविटेशन का जो डिस्कवर हुआ वो हुआ कैसे। ओके गाइस, तो आप सभी को मालूम है कि हमारे न्यूटन बाबा जिनके सर पे एक एप्पल गिरा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एप्पल ही क्यों गिरा, काश वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठे होते, उनके सर पे नारियल गिरता और आज ये सब पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही हमें, क्योंकि हमारे बुक में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके गाइस, तो ग्रेविटेशन हुआ क्या, बोला जाता है कि न्यूटन, सर इसैक न्यूटन जो थे वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक से एप्पल पेड़ से उन पर गिरा, तो उन्होंने ये सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। आजकल के बच्चे सब नहीं सोचते, एप्पल गिरा, मैंगो गिरा, उठा के खाना स्टार्ट, ठीक है। लेकिन सर इसैक न्यूटन कैसे थे, जैसे एप्पल गिरा उनके मन में ये आया कि ये गिरा क्यों, ठीक है, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये टूटने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ओके, तो क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड में सबसे पहला अगर स्टार्टिंग बोलूँ तो लिखा है द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर इसैक न्यूटन। जो ग्रेविटेशन है ये डिस्कवर किसके थ्रू हुआ, सर इसैक न्यूटन। ओके, ही सेइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। उन्होंने देखा कि जो एप्पल है वो पेड़ से ग्राउंड की तरफ गिर रहा है। ही वंडर्ड व्हाई एप्पल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। वो चौंक गए, उन्होंने ये सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। ओके गाइस, क्या हुआ, वो चौंक गए और उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। ओके, तो ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टुवर्ड इटसेल्फ। उन्होंने बहुत सोचा कि ये गिर ही, मतलब ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है। ओके, बहुत सोचने के बाद उनको ये बात मालूम चला, उनके पास ये कंक्लूजन आया कि जो ये एप्पल है इसको अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। द अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो ये अट्रैक्शन है ये कहीं ना कहीं अर्थ के सेंटर की तरफ से आ रही है। ओके, जो एप्पल है जब वो नीचे गिर रहा है तो उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन जो फोर्स है इसका ओरिजिन कहाँ से है, अर्थ के कोर से, या फिर तुम बोल सकते हो डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से। ओके, चलते हैं, अब आगे मूव करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है, हम सबसे पहले समझेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है अब हमारा सर्कुलर मोशन। हमने क्या देखा, ग्रेविटेशन डिस्कवर कैसे हुआ, क्या क्या हुआ जिसके कारण ये सब घटनाएं हुई, क्या एप्पल गिरा, ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब सबसे पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज अ डिस्क्राइब एज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ओके, आप सभी को आपके सामने फ्रंट में आपके सामने कुछ वीडियो शो हो रहे हैं जिसमें क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे प्लैनेट, या फिर नॉर्मल बोले हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन का रिवॉल्यूशन करते हैं अपने खुद के ऑर्बिट में, ठीक है। अर्थ का खुद का ऑर्बिट होता है, मार्स का खुद का ऑर्बिट होता है। तो ये ऑर्बिट में
एक मतलब उस ऑर्बिट को हम कंसिडर करेंगे एक सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ में और जो हमारा अर्थ है एक तरह का ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे द मूवमेंट ऑफ द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जैसे हम सबको मालूम होगा नेचुरल सैटेलाइट कौन है, हमारे अर्थ का मून। मून क्या करता है, हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सर्कुलर चक्कर, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ and directed toward the center around which the body is moving. Okay, बोल ये रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हारे बुक में डायग्राम होगा साइंस की टेक्स्ट बुक में, एक बच्चा स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग के एक कोने में, मतलब स्ट्रिंग के एक एंड में उसने स्टोन को क्या किया है, बाइंड किया है, तो पत्थर बांधा है। पत्थर बांधने के बाद उसने गोल गोल घुमाया। ओके, राइट, गोल गोल घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, तो जो पत्थर है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन अभी देखो डेफिनेशन में लिखा है द सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स एंड डायरेक्टेड टू द सेंटर अराउंड विच बॉडी इज मूविंग। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो फोर्स है, जो आ रहा है, फोर्स जो एक्ट हो रहा है, वो डायरेक्टली कहाँ एक्ट हो रहा है, टूवर्ड द सेंटर। अगर टूवर्ड द सेंटर है, याद रखना, अगर जो फोर्स है वो बॉडी पे जो एक्ट हो रहा है, जिसका वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर वो टूवर्ड द सेंटर है, तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे तुमने देखो तुम्हारे सामने एक वीडियो शो हो रहा होगा, उसमें एक गाड़ी क्या कर रहा है, एक सर्कुलर रोड में क्या कर रहा है, स्पीड में आया और सर्कुलर रोड में ट्रैवल कर रहा है। ओके, जब वो ट्रैवल कर रहा है तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कहाँ एक्ट हो रहा है, टुवर्ड द सेंटर। ओके, और सामने ये भी लिखा है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला लिखा है mv² अपॉन r, जिसमें जो तुम्हारा Fc है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, m जो है वो तुम्हारा मास है, और v जो है तुम्हारा वेलोसिटी, और जो r है वो क्या है, रेडियस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा क्या है, केपलर लॉ। ओके गाइस, केपलर लॉ। और केपलर लॉ ये जो है, इसको पढ़ने से पहले कुछ नॉर्मल सा बेसिक देखते हैं। प्लैनेटरी मोशन हैव बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर सिंस एंशिएंट टाइम। ओके, तुम्हें मालूम है हमारा जो, अगर इंडियन बताऊँ, इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर थे, उनके पास, अगर एंशिएंट टाइम के बारे में बताऊँ, उनके पास टेलीस्कोप नहीं था। बिना टेलीस्कोप के भी वो पूरा, बोलते हैं ना, बिना टेलीस्कोप के भी वो पूरा सोलर सिस्टम ड्रॉ कर लेते थे। तुमने सुना होगा नक्षत्र, ये सारी चीज़ें, मतलब उस समय टेलीस्कोप नहीं था, उसके बिना भी ये सब वो क्या कर लेते थे, ड्रॉ कर लेते थे, बता देते थे कि अर्थ सूर्य का चक्कर लगा रहे, सब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन गैलीलियो से पहले, ओके, जो गैलीलियो था, जब वो आया तो क्या लेकर आया, टेलीस्कोप लेकर आया। उससे पहले जितने भी एस्ट्रोनॉमर थे सब अपनी आइस, मतलब आँखों से ऐसे रात में स्काई को देखकर ऑब्जर्व करना और थियरी देना, ऐसा था। ओके, तो केपलर लॉ आया कैसे, ओके, तो हुआ कैसे, ध्यान देना, जो केपलर लॉ है। ओके, तो अब हुआ ये कि एंशिएंट टाइम पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर अपनी थियरी दे चुके थे, राइट, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर। तो बाय द 16th century a lot of data were available about planetary positions and motion। 16th century तक कुछ नेकेड आइज से दिए थे, फिर गैलीलियो आया, टेलीस्कोप का थोड़ा इन्वेंशन हुआ, उस समय कुछ टेलीस्कोप के थ्रू लोगों ने देखा, मतलब एस्ट्रोनॉमर ने देखा और राइट डाउन किया, थ्योरी लिखा। इन सारे थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो केपलर थे, उन्होंने क्या किया, 16th सेंचुरी में उन्होंने बहुत सारा डाटा, जानते हो ना, अगर कोई चीज़ तुम्हें करना है तो सबसे पहले तुम्हें बहुत सारे डाटा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, बट द 16th century लॉट ऑफ डाटा वेर अवेलेबल अबाउट planetary motions
पोजिशन एंड मोशन। 16 सेंचुरी तक बहुत सारे डाटा अवेलेबल थे कि कौन से प्लानट किस जगह पे है, उनका मोशन कैसा है, तेज है, धीरे है, जो भी है। जॉन्स कैपलर स्टडी दिस डाटा, उस सारे डाटा को जॉन कैपलर ने पढ़ लिया। ओके, ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉ। पढ़ने के बाद जब उन्होंने सारा ऑब्जर्वेशन किया तो उनको क्या दिखा कि जो ये प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं मोशन करते समय। ही स्टेटेड 3 लॉ डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन, और फिर उन्होंने अपना खुद का लॉ दिया, 3 खुद का लॉ दिया, जिसको हम कहते हैं 3 कैपलर्स लॉ। सबसे पहला है कैपलर फर्स्ट लॉ। ओके, कैपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान देना। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। आप सभी को मालूम होगा सर्कल पे, अगर सर्कल है तो उसका सिर्फ एक सेंटर होता है, लेकिन जो एलिप्स होता है, आपके सामने नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, जो एलिप्स होता है उसके 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं, जिसको अगर प्योर फॉर्म बोले तो हम फोकाई बोलते हैं, अरे फोकस। एक फोकस जो होगा, दोनों में से किसी एक फोकस पे सन होगा, राइट, जो तुम्हारे डायग्राम में दिख रहा है। ओके, और ध्यान देना, जो सबसे बड़ा एलिप्स का जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसको मैंने लिखा है मेजर एक्सिस। ओके, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा है, माइनर एक्सिस। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि द ऑर्बिट, पहले फर्स्ट लो समझते, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब क्या, जिसमें प्लैनेट क्या करता है, ट्रैवल करता है, वो किस शेप का है, एलिप्स शेप का है, विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। और उस एलिप्स के बीच में नहीं बोलेंगे, उस एलिप्स के किसी एक फोकस पे क्या है, तुम्हारा सन है। ये किसने बोला, कैपलर्स के पहले नियम में, फर्स्ट लॉ में। ओके, तुम्हारे डायग्राम में भी दिख रहा होगा एफिलियंस और पेरिहीलियन। ओके, ये जो एपिहीलियन है ये क्या है मालूम है आपको, जब सूर्य से मतलब सन से कोई प्लैनेट दूर होता है, ओके, जब सन से कोई प्लैनेट दूर होता है उस पोजीशन को एपिहीलियन कहते हैं। और उस समय प्लैनेट का जो मोशन होता है कैसा होता है, स्लोवेस्ट होता है। लेकिन अगर वो प्लैनेट सन के पास में है तो उसे कहते हैं पेरिहीलियन, और उस समय जो मोशन होता है तुम्हारे प्लैनेट का वो बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू दैट। ओके, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट लॉ। बात करते हैं सेकेंड लॉ का। ओके, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला कैपलर ने कि जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ध्यान से, अगर प्लैनेट ए पॉइंट पे है, ओके, और वो ए से बी पे जा रहा है, ओके, और जो तुम्हारा सन है वो ओ पॉइंट पे है, तो वहाँ तुम्हारा एक कौन शेप का कुछ समथिंग बन रहा है। अगर उस एरिया को, जैसे बोलता हूँ एरिया ए ओ बी, ओके, और सेम दूसरा प्लैनेट, उसी प्लैनेट का पोजीशन 2 अलग जगह पे लेते हैं हम लोग, जिसमें मैंने लिखा पोजीशन सी और पोजीशन डी। ठीक है, तो उस समय जो एरिया है सी ओ डी, ये दोनों एरिया सेम होंगे। कब, जब समय भी सेम होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट का मैंने समय दिया, और तुमने 2 मिनट में जो समय में मेरे, जैसे कि मैं क्या हूँ, एक सन, समझ लो मैं सन, और जस्ट मेरे फ्रंट में तुमने इस पोजीशन से एक दूसरे पोजीशन में डिस्टेंस कवर किया, और जब मैं उस एरिया को कैलकुलेट किया तो समथिंग आया, मान लो 5 मीटर स्क्वायर। सेम वैसे ही जब तुम मेरे बैक में जाओगे या फिर कहीं भी सराउंडिंग में कहीं किसी 2 पोजीशन को कवर करते हो, उसी उधर मैंने तुम्हें 5 सेकंड दिया, अगर मैं तुम्हें यहाँ भी 5 सेकंड देता हूँ और उस 5 सेकंड में जो तुम 2 पोजीशन कवर करोगे और वहाँ से अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा तो वो भी क्या होगा, अगर वो 5 मीटर स्क्वायर आया होगा तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो बोला ये द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, जो लाइन है ज्वाइन कर रहा है प्लैनेट और सन को, वो स्वीप करता है, स्वीप समझता है ना, स्वीप ऐसा, स्वीप इक्वल एरिया स्वीप करता है। कब, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल समय में, समान समय में। ओके, मूव करते हैं थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ जो है बस इजी है, ध्यान देना है बस। ओके, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कितना समय ले रहा है वो रिवॉल्व करने में। ठीक है,
अगर तुम उसका स्क्वायर कर देते हो, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, क्योंकि टाइम की बात करें, पीरियड मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब ही होता है टाइम। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के अराउंडिंग में जो रिवॉल्यूशन करने में जितना समय ले रहा है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। और जब स्क्वायर किए उस समय का, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, किसका क्यूब है? सन और प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस, जो सन और प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हमने नीचे लिखा है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, तुम्हारे सामने जो डायग्राम दिख रहा है ध्यान दो। ओके गाइस, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा कैप्लर्स खत्म हुआ। ठीक है, कैप्लर्स का पहला नियम क्या था? कैप्लर का जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि जो प्लैनेट है वो जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो ऑर्बिट किस शेप का होगा? एलिप्स शेप का। ठीक है, और उस एलिप्स में किसी एक फोकस पे क्या होगा? सन होगा। दूसरा लॉ तो हमने क्या पढ़ा कि प्लैनेट इक्वल एरिया क्या करता है? कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तीसरा हमने क्या पढ़ा कि जो स्क्वायर है किसका? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्लैनेट का सन के आजू बाजू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ओके, तो ये हमारा कैप्लर का तीनों लॉ कवर हो गया। और याद रखना ये बहुत ही आईएमपी है, पेपर में डायग्राम्स आ सकते हैं, उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लॉ इसमें आएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान देना इस चीज़ को, ज़्यादा नोट्स बनाओ, अच्छे से कवर अप करो। अब आप आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देना इस टॉपिक को। न्यूटन बाबा फिर से आगे हैं, क्या बोल रहे देखो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनाइट फोर्स। देख रहे हो? मतलब बोलने का मतलब क्या है? मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट हो, हमारे बीच में कुछ ना तो कुछ फोर्स है, समझ में आएगा? जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट और आप एक ऑब्जेक्ट हो, हमारे बीच में कोई ना कोई एक फोर्स है। ऐसा किसने बोला? न्यूटन ने बोला कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स है। जैसे अगर मैं अर्थ एक मून को लेता हूँ तो अर्थ और मून दोनों में कुछ डेफिनाइट तो फोर्स है। अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध के रखा है, जिससे अर्थ के आजू बाजू मून रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद डेफिनाइट फोर्स। इन यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी डेफिनाइट फोर्स से। जैसे मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सही हूँ ना? मैं आपको अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? आप सेटिस्फाई हो? ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अभी मेन टॉपिक बाकी है। मेन अगर जो लॉ बताऊँ मैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ का, वो बाकी है। लॉ देखो क्या है, उन्होंने ये बोला द फोर्स, अब देखो एवरी ऑब्जेक्ट हमारे इस यूनिवर्स में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को डेफिनाइट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो वो फोर्स है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वो फोर्स है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जैसे मैं हूँ, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा था, राइट, किसी फोर्स से, तो जो वो फोर्स है ना, वो हम दोनों के मास, जैसे मेरा अगर मास है 6 kg और आपका मास है 6 kg, तो उनका क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन कर दो, समझ में आ रहा है? तो अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो रहा है? 6 × 6 36, 6 इंटू, तो मैं 6 हूँ, आप 6 हो, या फिर 7 चलो ठीक है 42, ठीक है, चलो 36 पकड़ते हैं। मैं 6 kg का, आप 6 kg का, और हम दोनों के मासेस को क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। कितना हो गया? 36 हो गया। ओके, तो लिखा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर हम दोनों का मास बढ़ेगा तो हमारे बीच में जो फोर्स होगा वो भी बढ़ेगा, राइट? तो यही बोला है पहला, ठीक है, ध्यान देना। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है, जो लिखा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2। ओके,
ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहाँ देख रहे होंगे, किस जगह पर बैठ के देख रहे होंगे, कितना दूर होंगे मुझसे। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे बीच का, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डी से, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि जो जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा, राइट, मतलब क्या है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस से, ठीक है, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है किससे, हमारी दूरियों के स्क्वायर से, समझना है। तो हमारा जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर करो, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ओके, तो वही तुम्हारे सामने है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/d², ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अच्छा समझ में आया आप लोगों को क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि जो एकदम सिंपल है, द फोर्स, जो मैं न्यूटन ने सबसे पहले बोला था कि एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, इनके बीच में कुछ ना कुछ डेफिनाइट फोर्स लग रहा है, मतलब ये इस पर फोर्स लगा रहा है, कुछ ना कुछ डेफिनाइट फोर्स। तो जो फोर्स लगा रहा है, जो ये फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और इनके बीच की जो दूरियां हैं उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जब फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 एंड m2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, फोर्स जो है हमारा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हम दोनों के बीच के डिस्टेंस के। फिर क्या हुआ, दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जो मैंने देखा तो फोर्स कॉमन लगा मुझे, तो मैंने एक बार फोर्स लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m1 m2 है ऊपर, ठीक है, और उसको 1 से मैंने इंटू कर दिया, ठीक है। सिंपल देखो, ध्यान से देखना, हुआ क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। सेकेंड इक्वेशन में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के। फोर्स कॉमन है, मैंने लिखा, ठीक है। इधर है m1 m2 ऊपर की तरफ, और सेकेंड इक्वेशन ऊपर की तरफ 1 है, 1 से कोई भी चीज़ इंटू होता है तो वही आता है, तो मैंने लिखा m1 m2, और नीचे m1 m2 में कुछ नहीं है, पर इसके नीचे क्या है, d², तो हमने लिख दिया d²। तो ये हमने कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। अच्छा याद रखना, हम फॉर्मूले में कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन छोड़ते नहीं है, उसको हटा कर हम इक्वल टू लेते हैं। और जैसे ही मैंने इक्वल टू लिया तो मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिला जिसको मैं बोलता हूँ कैपिटल जी। अब ये कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है, मतलब बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ जी इज 6 पॉइंट, याद रखना ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है, पूरी तुम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ जी की वैल्यू यही रहने वाली है। ओके, स्मॉल जी मत समझना, कैपिटल जी है ये, ठीक है। ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। तो जो वैल्यू ऑफ जी है इसका कुछ, अब मान लो हर जगह कांस्टेंट, इसका कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ही होगा। तो जो ये वैल्यू है इस जी का क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और kg, जो अभी मैं लिखा हूँ kg-2 लिखा है, वो नीचे की तरफ है, उसको बोल सकते हो kg-2, स्क्वायर ऑफ -2, पावर ऑफ -2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ जी क्या है तुम्हारा 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg इनवर्स स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको सच में ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूँ, इसकी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।